नमस्कार दोस्तों, साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग समाजवाद क्या है। वह अपने समाजवाद को भारत के संदर्भ में तो रखा ही रखा है कि भारत के अंदर समाजवाद कैसे आए, लोगों के अंदर समाजवाद की भावना, समाज की भावना कैसे आए, लेकिन अपने समाजवाद को भारत के संदर्भ में ही उसकी सोच नहीं थी। राम मनोहर लोहिया की सोच भारत के अलावा यानी कि पूरा एशियाई जो महाद्वीप है, एशियाई महाद्वीप के अंदर समाजवाद हो, वहाँ पर सामाजिक आर्थिक न्याय की व्यवस्था हो, न्याय मिले उनको, हर क्षेत्र में लोगों का विकास हो, यानी कि समाज का विकास हो। तो न केवल भारत के समाजवाद की उन्होंने कल्पना की थी, उन्होंने पूरे एशियाई समाज की कल्पना की थी। तो ध्यान रहे, राम मनोहर लोहिया का समाजवाद हम पढ़ेंगे, जिसको अपन एशियाई 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 समाज, एशिया समाज या एशियाई समाज के नाम से जानते हैं। तो आइए, आपसे सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशनों के अंदर कि एशियाई समाज की संकल्पना या अवधारणा किसने दी। 4 ऑप्शन आपके सामने रहते हैं, सही आंसर कौन सा होगा? राम मनोहर लोहिया। ठीक, ध्यान दे, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि राम मनोहर लोहिया कोई राजनीतिक विचारक नहीं थे, यह एक समाज सुधारक थे, और समाज सुधारक में भी समाजवादी थे। यह आप यह याद रखना। समाज सुधारक तो दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये समाज सुधारक थे, लेकिन समाजवादी जो विचारक है वो राम मनोहर लोहिया थे। उनके विचार, ध्यान, एक कथन पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग कि हिंदुस्तान के समाजवाद को अब आध्यात्मिक, हिंदुस्तान के समाजवाद को अब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों वैचारिक पुट देकर खड़ा कर दिया जाएगा। यहाँ वह हिंदुस्तान के समाजवाद के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मेरे विचार न केवल हिंदुस्तान के बारे में है, मेरे विचार समाजवाद के बारे में पूरे एशियाई क्षेत्र के लिए है। इसलिए उनका जो समाजवाद के जो विचार है वो एशियाई समाजवाद कहलाता है। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये कथन क्यों कहा? क्योंकि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में, दवंदात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के अंदर भौतिक शब्द का प्रयोग किया कि लोग दवंद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं पूंजी के लिए। बुर्जुआ वर्ग और पूंजीपति वर्ग में लड़ाई झगड़ा होता है पूंजी के लिए, धन के लिए, जड़ पदार्थ के लिए दोस्तों। और महात्मा गांधी जी कैसे विचारक थे? क्योंकि वो सत्य और अहिंसा पर चलने वाले विचारक थे, और वो आध्यात्मिक रूप से भी देश को आगे बढ़ाने की बात की थी, समाज को आगे बढ़ाने की बात की थी। तो यहाँ महात्मा गांधी जी से आध्यात्मिक शब्द लिया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे, लेकिन मार्क्स के जो विचार थे उनसे असहमत थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। लेकिन प्रभावित तो जरूर थे, महात्मा गांधी के विचारों से भी प्रभावित थे। ध्यान रखिए, दोनों के विचारों को समन्वित करके, यहाँ से मार्क्स का भौतिकवाद लेकर और महात्मा गांधी जी का आध्यात्मिक शब्द लेकर एक नया समाजवाद का नारा दिया और कहा कि समाजवाद के अंदर भौतिक और आध्यात्मिक का क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। और समाज के अंदर भौतिक, यहाँ भौतिक का मतलब आर्थिक समझे अपन, ठीक है, आर्थिक स्थिति से लोगों के पास पैसा हो जाए, तो इसका मतलब ये है नहीं है कि लोग घमंड करें, यहाँ इसका अर्थ ये है राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग, लोगों का जो आर्थिक स्थिति है, और आर्थिक स्थिति के साथ में वो लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति और अपनी नैतिक शक्ति को नहीं भूलना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है आगे विकसित होता है। कहते हैं ना, कई बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं, किसी प्रकार का गर्व नहीं होता है, तो वो समाज का भला करते हैं, भला, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि मार्क्स के भौतिकवाद और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक शब्द को लेकर एक समन्वय करके ये कहा कि यदि ये दोनों चीज़ समन्वय हो जाती है तो एक अच्छा समाजवाद का निर्माण हो सकता है, अच्छा समाजवाद का निर्माण हो सकता है। ठीक है, ये
तो इसीलिए उन्होंने एक कथन कहा कि हिंदुस्तान के समाजवाद को अब आध्यात्मिक और भौतिक दोनों वैचारिक पुट देकर खड़ा कर दिया जाए, ये उन्होंने कहा था। और ध्यान दो, उन्होंने एशियाई समाज की भी कल्पना की। ये तो भारत के संदर्भ में था, और एशियाई समाज की भी कल्पना की। उन्होंने कहा कि मैं न केवल भारत के संदर्भ में समाजवाद की कल्पना कर रहा हूं, मैं पूरे एशियाई समाज की कल्पना कर रहा हूं। तो ध्यान दो, रंगून के अंदर 1953 के अंदर, रंगून के अंदर, रंगून कहां पे? बर्मा के अंदर है। तो रंगून के अंदर एशियाई समाजवादी सम्मेलन की स्थापना की थी, याद रखें। एशियाई समाजवादी सम्मेलन, तो ये याद रखें, एशियाई समाजवादी सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? राम मनोहर लोहिया ने। उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे समाजवादी विचार न केवल भारत के संदर्भ में ही है, मेरे पूरे एशिया महाद्वीप के बारे में मेरे समाजवादी विचार है। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि लोग अपनी जो आर्थिक स्थिति है, और आर्थिक स्थिति के साथ कभी प्राउड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी जी की तरह सत्य और आग्रह पे सत्य और अहिंसा पे चलना चाहिए, और आध्यात्मिक रूप से चलना चाहिए। तो वो मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को लेकर समाज का विकास करना चाह रहे थे। तो उन्होंने एशियाई समाजवाद की भी संकल्पना की थी। आपसे पूछा जा सकता है, तो ये याद रखो, 1953 में। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाई समाजवाद की स्थापना राम मनोहर लोहिया ने कहाँ की थी? तो रंगून में की थी। कब की थी? 1953 में की थी। आप ये जरूर याद रखें, कॉम्पिटिशन के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो आगे हम बात करते हैं, और गांधी जी से तो वो प्रभावित थे ही थे, गांधी जी से प्रभावित थे। और गांधी जी क्या चाह रहे थे कि जो गांधी जी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे गांधी जी का समाजवाद, तो साध्य और साधन पढ़ेंगे। तो गांधी जी ये कहना चाह रहे थे कि साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि साध्य और साधन दोनों ही क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। यदि गलत साधन से हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अनुचित साधनों से हम लक्ष्य साध्य को प्राप्त करते हैं, तो वह लक्ष्य भी क्या है? अनुचित हो जाता है। ये बात करना चाहते हैं। और राम मनोहर लोहिया भी यही कहना चाह रहे हैं, यदि हमें समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को विकसित करना है, हमारे समाज को हम विश्व के अंदर हम अच्छा देखना चाहते हैं, तो हमें गांधी जी की तरह उचित साधनों का ही प्रयोग करना चाहिए, पवित्र साधनों का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ गया? तो गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं? यदि हमें आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो हमें हमारा लक्ष्य भी पवित्र होना चाहिए, और लक्ष्य को प्राप्त करने वाले साधन, जो तकनीकी है, जो विधियां है, वो भी पवित्र होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से राम मनोहर लोहिया भी अपने समाजवाद की अवधारणा में ये कहना चाहते हैं कि उचित तकनीकी, उचित विधि, उचित साधन अपनाकर ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने समाजवाद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वे गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर अपने समाजवाद की अवधारणा देते हैं कि समाजवाद का विकास करना है तो उचित साधनों का, पवित्र साधनों का प्रयोग करके हम समाजवाद को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात कहना चाह रहे हैं। और मैं ये कहूँ कि अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवाद क्यों नहीं हो रहा, कि वो बार बार ये कहना चाह रहे थे कि समाजवाद हो, समाजवाद हो, समाज का विकास आगे बढ़े, लेकिन वो कह रहे हैं कि समाजवाद में कुछ अड़चनें हैं, कुछ कमजोरियां हैं, जिसके कारण समाजवाद आगे नहीं बढ़ता है। और समाज के ही कुछ व्यक्ति, कुछ कैटेगरी, कुछ वर्गों के लोग अपना फायदा चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, समाजवाद का विकास नहीं हो पाता है। तो वो कमजोरियां क्या बताते हैं राम मनोहर लोहिया? वो कहते हैं कि
कि राजनीति में वो कहते हैं कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक, जो राजनीति और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, वो उन लोगों में कहीं ना कहीं क्या है, कमजोरियां है, कमजोरियां है। उसके कारण क्या है, समाज का विकास नहीं हो पाता है, समाजवाद नहीं बन पाता है। तो वो कमजोरी बात करें सबसे पहले नंबर पर, वो कहते हैं कि हमारी जो इस राजनीति के अंदर क्या होता है कि एक तो जाति का प्रभाव रहता है, जाति का प्रभाव रहता है। और राम मनोहर लोहिया ने खुद ने कहा था कि जो जाति है वो वर्गों में बदल जाती है, वर्ग फिर जातियों में बदल जाती है। तो ये एक इतिहास चक्कर रूपी चक्कर उन्होंने बताया था वही ऑफ हिस्ट्री बुक के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। तो जाति से जाति करते रहेंगे तो समाज का विकास नहीं हो पाता है। दूसरा कि जाति का प्रभाव राजनीति पर, आपको पता है कि राजनीति में कई लोग खड़े होते हैं प्रतिनिधि और जाति के, तो कुछ कमजोरियां वो बताता है कि समाजवाद के अंदर कुछ कमजोरियां रहती है और उन कमजोरियों के कारण क्या कि समाज का विकास नहीं हो पाता है, समाजवाद नहीं बन पाता है। तो जाति का प्रभाव उन्होंने बताया कि जाति का प्रभाव राजनीति के ऊपर ज़्यादा हावी रहता है। और आपको पता है कि लोग जाति के आधार पर भी वोट बैंक अपना बनाते हैं, तो इस तरह से समाजवाद नहीं हो पाता है राजनीति के आधार पर। उन्होंने धर्म को भी हावी बताया राजनीति के ऊपर कि लोग धर्म के नाम पर, जिस धर्म के लोग हैं उस धर्म के आधार पर भी क्या होते हैं कि वोट बैंक मांग लेते हैं। तो क्या है कि अपने स्वार्थ के लिए वोट मांग रहे हैं, न कि समाज का भला करने के लिए, न कि समाजवाद के लिए, न कि समाज के लिए, न कि समाज की उन्नति के लिए। ऐसा राम मनोहर लोहिया कह रहे थे। तो सामाजिक व्यवस्था में भी वो कहते हैं कि समाज में कई तरह की जो संस्थाएं होती है, वो संस्थाएं शुरू के अंदर तो क्या करती है कि अपना फायदे के लिए समाज को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन कुछ समय के बाद में ये जो संस्थाएं हैं वो क्या है कि कमज़ोर हो जाती है और इनमें भी क्या है, स्वार्थ लिप्सा हो जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होती है, समाज को आगे बढ़ाने में बाद में कम साबित होती है। आर्थिक रूप से लोग क्या है कि अपने स्वार्थ के लिए उद्योग धंधे खोल लेते हैं और गरीब लोगों का शोषण करते हैं इस तरह से। इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने वो जो कथन कहा था कि लोग आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप का समन्वय करके समाज का विकास कर सकते हैं। इसलिए और ध्यान दो, और राजनीति में जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं या राजनीति में खड़े होते हैं वो केवल वोट बैंक के माध्यम से लोगों को कहते हैं, अपने भाषणों के अंदर उनको लुभाते हैं और बाद में वो अपने वोट ले लेते हैं। तो ऐसी बात भी वो कहना चाहते हैं। तो ये सभी के पक्ष में है। ये मिथ्या जो चेतना होती है ना, कार्ल मार्क्स ने कहा था मिथ्या चेतना, अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में मिथ्या चेतना दी थी। तो यहाँ पर भी मिथ्या चेतना होती है कि लोग राजनीति के अंदर भी मिथ्या चेतना रखते हैं, और जो आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग हैं, जो उद्योग के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, वो भी मजदूर वर्ग को मिथ्या चेतना में रखते हैं कि हाँ जी आपके पैसे बढ़ा देंगे, हाँ जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप यहाँ पे काम करते रहो। तो इस तरह की लालसा देते हैं, तो उसको कहते हैं मिथ्या चेतना। तो सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती जो मिथ्या चेतना के अंदर लोगों को क्या है कि अफवाह फैलाए रखती है और लोग उसकी बात मानते रहते हैं। तो ये होती है मिथ्या चेतना। तो राम मनोहर लोहिया ये कहते हैं कि लोगों को मिथ्या चेतना को समझना चाहिए और लोगों को इस तरह से बातों में उलझाना नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, हमें समाज का विकास करना है, किसी भी तरह से समाज आगे बढ़े, ये बात वो कहना चाहते हैं। तो ये इस तरह की कुछ कमजोरियां है, ठीक है। और राम मनोहर लोहिया ये भी कहते हैं कि एक तरह से सुनियोजित योजना तो बनाई जाती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन, उसका लागू नहीं हो पाता है। इसलिए किसी देश को आगे बढ़ाना है या हमें समाजवाद बनाना है, तो हमें हमारे कंट्री, हमारे राज्य की, हमारे देश की जो योजनाएं हैं उनको प्रॉपर रूप से लागू किया जाए और प्रॉपर रूप से हमारे ऊपर वो क्रियान्वयन होवे। तो प्रत्येक नौकरशाही की प्रशासनिक रूप से सबकी हमारी क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। और क्या कमजोरी है कि उन्होंने
समाजवाद को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे समाज के अंदर कुछ परंपराएं ऐसी है, समाज के अंदर जो कि रूढ़िवादी परंपराएं हैं, रूढ़िवादी परंपराएं। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि हमारे समाज के अंदर कुछ रूढ़िवादी परंपराएं होती है जिसके कारण से हमारा समाज का विकास नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है बहुमत, क्योंकि समाज में बैठे हुए लोग परंपराओं को ज़्यादा मानते हैं और एक व्यक्ति उन्हें तकनीकी के विकास की बात करता है तो उसकी बात दबा दी जाती है और बहुमत के शासन के बारे में यहाँ पे बात आ जाती है। तो रूढ़िवादी जो परंपराएं होती है वो परंपराएं समाज का विकास नहीं कर पाती है और समाज को पुनः नीचे गर्त में ही डालती है, समाज का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए वह परंपरावादी समाजवाद को, वह परंपरावादी रूढ़िवादी समाजवाद को, परंपरावादी रूढ़ि विचारों को वो क्या कहते हैं? एक मरा हुआ समाज, एक मरा हुआ समाज कहते हैं। कहा उन्होंने मरणशील व्यवस्था, उस समाज की जो व्यवस्था होती है उस समाज को मरणशील व्यवस्था कहा। क्या कहा था? समाज की मरणशील व्यवस्था कहा था। अब हमें ये तो रूढ़िवादी परंपराओं की बात रही और समाजवाद कैसे विकसित हो वो मैंने बताया कि पूरा का पूरा समाज सामाजिक रूप से भी विकास करे, आर्थिक रूप से भी विकास करे, राजनीतिक रूप से भी उनका विकास हो। स्वार्थ वाली जो भावना जहाँ रहती है, जहाँ पर मिथ्या चेतना वाली भावना रहती है, उसको समाप्त किया जाए। और आपको पता है कि अपने व्हील ऑफ हिस्ट्री बुक के अंदर उसने इतिहास चक्र की संकल्पना दी, तो उसमें बताया कि सच्चा जो देशभक्त है, जो सच्चा समाजवादी है, वो वही है जो जातियों को समाप्त करे, जो इस तरह की जो मिथ्या चेतना जो दुनिया में फैलाता है उसको समाप्त करने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्ति है। और इस तरह के जो लोग ही है समाजवाद को आगे बढ़ा सकते हैं, ला सकते हैं। इसलिए राम मनोहर लोहिया के विचारों में कहीं ना कहीं जो सच्चा समाजवादी या सच्चा जो देशभक्त है, वो सच्चा जो व्यक्ति होता है, वो कहीं ना कहीं वह उनका जो संकेत है वो है ऋषि मुनियों की तरह, आध्यात्मिक शक्तियों की तरह उनका वो संकेत रहा होगा। हमें बात करें कि समाजवाद के और विचारों में उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उपयोग पर प्रतिबंध। ये याद रखना, उपयोग पर प्रतिबंध। उपयोग पर प्रतिबंध मतलब जो ज़्यादा व्यय कर रहा है, किसका? आर्थिक रूप से अपने पैसों को या सरकार के पैसों को ज़्यादा लगा रहा है अपने व्यय के ऊपर, अपने स्वार्थ के लिए, उसको हमें बंद करना चाहिए। ऐसी बात वो कहना चाह रहे हैं। और उन पैसों से हमें समाज का विकास करना चाहिए। समाज का विकास किया जा सकता है उन पैसों के माध्यम से। लेकिन नहीं, कई जो लोग होते हैं अपने स्वार्थ के लिए अपने ऊपर पैसे काफ़ी खर्च करते हैं, तो वो जो फिजूल खर्ची होता है उसके ऊपर वह नियंत्रण करने की बात की है। इसी बात के ऊपर उन्होंने नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी बने थे, प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में उस समय उन्होंने एक कमेंट कहा था। वो कमेंट क्या था साथियों? वो कमेंट था कि जनता एक ये 3 आना 15 आना, ये याद रखना, 3 आना और 15 आना, ये आप याद रखना कि 3 आना और 15 आना की संकल्पना किसकी है? उपयोग पर प्रतिबंध की संकल्पना किसकी है? समाजवाद के रूप में तो राम मनोहर लोहिया की है। इससे वो क्या समझाना चाहते हैं? इससे वो ये समझाना चाह रहे हैं कि उस जमाने के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक दिन का खर्चा या व्यय हम देखें तो कितना था?
25,000 रुपये। कितना था? 25,000 रुपये। जबकि उस जमाने के अंदर एक व्यक्ति एक दिन में कितना कमाया करता था? 3 आना या फिर 4 आना। आज भी हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि जो 1960 और 70 के दशक में आज भी कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनसे पूछना कि 3 आना, 4 आना, 25 जो 8 आना होता है उनका कितना महत्व हुआ करता था। और ये लोग 1980 के दशक में भी ऐसे बोलते थे कि हम 1 रुपये के अंदर 1 किलो चीनी भी ले आते थे, गुड़ भी ले आते थे, और 2 रुपये के अंदर तो मतलब 1 रुपये के अंदर 1 किलो घी भी लेके आ जाते थे। तो ये कितने उनकी उपयोगिता होती थी पैसों की। और आज देखो, आज उपयोगिता है ही नहीं, कितना ही पैसा हो। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति 3 आना के लगभग कमाता है और वो महीने में औसत 15 आना कमाता है, लेकिन यहाँ हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एक दिन में खर्चा करते हैं, कमाने की बात तो छोड़ो, खर्चा करते हैं 25,000 रुपये। इसीलिए उन्होंने अपना उपयोग पर प्रतिबंध का सिद्धांत दिया था कि इस तरह से व्यय नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से जब प्रधानमंत्री ही अपने ऊपर फिजूल खर्ची करेगा तो देश का भला कैसे हो पाएगा, समाज का विकास कैसे हो पाएगा, समाजवाद कैसे बन पाएगा। तो ये उनकी थ्योरी थी। तो आप ये ध्यान रखना कंपटीशन के हिसाब से। और ध्यान दो कि उन्होंने ये भी कहा था गांवों के बारे में, ग्रामों के बारे में भी कहा कि गांवों के अंदर सरकार के द्वारा कुटीर उद्योग, जैसे महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी कि गांवों के अंदर कुटीर उद्योग होने चाहिए, छोटे छोटे उद्योग स्थापित होना चाहिए, वैसे ही राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि गांवों के अंदर छोटे छोटे कुटीर उद्योग होने चाहिए ताकि गांव का विकास हो। जब गांव का विकास होगा तो किसका विकास होगा? जिला का विकास होगा, फिर राज्य का विकास होगा और फिर देश का विकास होगा। इस तरह से क्या है, हमारा समाज का निर्माण होगा, समाजवाद बढ़ेगा साथियों। तो ये इस तरह से उन्होंने ये कहा था कि इस तरह से जो समाजवाद की जो गांवों में जैसे विकास हो रहा है, कुटीर उद्योग होनी चाहिए, ऐसे पूरे विश्व के अंदर होने चाहिए। इसलिए उन्होंने ये विश्व संसद का विचार भी दिया था। विश्व संसद या विश्व सरकार। तो ये याद रखना आप कि विश्व संसद और विश्व सरकार की अवधारणा, संकल्पना किसकी है। तो ये भी आप ध्यान रखना साथियों। तो आज मैंने आपको कि समाजवाद बताया, राम मनोहर लोहिया के अकॉर्डिंग समाजवादी जो विचार है वो मैंने बताए थे, जो कॉम्पिटिशन में बहुत ही उपयोगी है। आप इनका जरूर लाभ लेवे। नमस्कार साथियों, जहां रहो मस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहे। धन्यवाद।